हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। स्टूडेंट्स, हम कंपनी के वाइंडिंग अप को डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में कंपनी के पावर्स की बात की थी। अब हम पढ़ रहे हैं, जो हम वाइंडिंग अप कर रहे थे दो टाइप का था। कंपल्सरी, जिसको हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। हमने उसमें पढ़ा किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसिस में एनसीएलटी किसी कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर देता है। ऐसा ऑर्डर देने के बाद परिणाम क्या आते हैं, किन व्यक्तियों को सुना जा सकता है, कौन कौन से व्यक्ति एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, पेटिशन फाइल कर सकते हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। कंपनी को बंद करने का जब ऑर्डर आ जाएगा तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद एनसीएलटी के पास क्या क्या अधिकार हैं। फिर हमने प्रोसीजर की बात की कि किस प्रक्रिया को फॉलो करके एनसीएलटी कंपनी को समाप्त करेगा। फिर हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर की बात की थी। लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट किया, उसकी ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ और पावर्स डिस्कस की। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप का। द पार्ट इज़ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि ऐच्छिक समापन। जब कंपनी के इंटरनल पर्सन्स या कंपनी से रिलेटेड पर्सन्स अपनी मर्ज़ी से उस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। आई रिपीट, जब कंपनी के पर्सन, दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, कंपनी के आंतरिक या बाहरी व्यक्ति यानी कंपनी के सदस्य या लेनदार जो कंपनी से संबंधित हैं, ऐसे व्यक्ति जब अपनी मर्ज़ी से उस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने को ही हम कहते हैं समापन करना। किस तरीके से? अपनी मर्ज़ी से। तो इसको हम कहेंगे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, ऐच्छिक समापन। अब हम बात करेंगे सर्कमस्टांसिस की, यानी कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। बच्चे, आपके पास बुक में जैसे दिया होता है ना, वो पॉइंट्स पे पॉइंट्स बनाता जाता है, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि ये इसके साथ रिलेटेड है या अलग है। तो देखो, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें करनी है वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। पहला, हमने सर्कमस्टांसिस, किन परिस्थितियों में ऐच्छिक समापन होता है। दूसरा, परिणाम क्या होंगे ऐच्छिक समापन के। और तीसरा, किस किस तरह का होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियाँ, कंपनी कब और कैसे ऐच्छिक समापन कर सकती है। सेक्शन 304 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी में जब भी ऐच्छिक समापन है या वॉलंटरी रेजोल्यूशन है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो साधारण प्रस्ताव पास करके या फिर विशेष प्रस्ताव पास करके। इंग्लिश में अगर कहें, साधारण यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और सेकंड इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आप याद कीजिए, स्पेशल रेजोल्यूशन तो हमने एनसीएलटी वाले में भी पढ़ा था, कंपल्सरी में भी पढ़ा था। लेकिन जब कोई कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके अपना समापन एनसीएलटी से करवाना चाहती है, उस केस में हमने स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की थी। कंपनी अपनी मर्जी से खुद को बंद करना चाहती है, तो या तो वो साधारण प्रस्ताव पास करेगी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करेगी। इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी सिंपल रहता है, तो ऑर्डिनरी यानी साधारण प्रस्ताव को बात करते हैं हम। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में जितना टाइम मेंशन किया हुआ है, आई रिपीट, किसी कंपनी ने आर्टिकल्स में अपने टाइमिंग्स मेंशन किए हुए हैं और उसकी वर्किंग का वो टाइम ख़त्म हो गया है। जैसे कोई कंपनी अगर 10 साल के लिए बनी है तो आर्टिकल्स में हम लिखेंगे दिस कंपनी इज़ एस्टैब्लिश फॉर 10 ईयर्स ओनली। तो जैसे ही वो 10 साल ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो आर्टिकल में लिखा गया समय समाप्त हो जाता है। या फिर आपने आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि कोई ऐसी घटना होती है, इसके घटित होते ही हम कंपनी को बंद कर देंगे, तो यहाँ पे साधारण प्रस्ताव पास करके, क्योंकि आर्टिकल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो साधारण प्रस्ताव पास करके कंपनी के सदस्य, कंपनी के क्रेडिटर्स ऐसी कंपनी को अपनी मर्जी से बंद करने के लिए साधारण प्रस्ताव पास कर देंगे और वाइंडिंग अप का काम स्टार्ट कर देंगे। बच्चे, ये था हमारा ऑर्डिनरी। सेकंड बात करते हैं विशेष प्रस्ताव की। कंपनी अपने बिजनेस को खुद बंद करने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है। कंपनी के मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो उन्हें कोई स्पेशल रीज़न बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी के सदस्य कंपनी को बंद करना चाहते हैं, समापन करना चाहते हैं, तो आर्टिकल्स
भी कंपनी को ऐसा करने से नहीं रोक सकते। यानी कि हमने ऑर्डिनरी में कहा, आर्टिकल्स में लिखा हुआ था टाइम ख़त्म हो गया, कंपनी को बंद कर दो। लेकिन अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा तो मेंबर्स किसी भी समय अपनी सहमति से, रिपीट कर रही हूँ, कंपनी के मेंबर्स अपनी सहमति से यानी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग से कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको बंद कराने की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन आपका वो रेजोल्यूशन पास हुआ। तो हम कहेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप उस दिन से ही स्टार्ट हो गया जिस दिन कंपनी में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, चाहे वो विशेष हो या फिर ऑर्डिनरी हो। अब कोई कंपनी जब वाइंड अप इस तरह से करना चाहती है, रेजोल्यूशन या तो ये वाला या ये वाला, स्पेशल या ऑर्डिनरी, तो क्या वो ऐसे ही कर देंगे? नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना है कि अपनी कंपनी में जब वो ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे ही उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया कि हम बंद करना चाहते हैं, तो उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को ये वाली इन्फॉर्मेशन यानी वाइंडिंग अप की इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन देना होगा, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे चलने वाले किसी न्यूज़पेपर में भी ऐड देनी ज़रूरी है कि किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। अब बात आती है परिणामों की। जब किसी कंपनी को अपनी मर्जी से बंद किया जा रहा है तो उसके क्या परिणाम आते हैं? बच्चे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वही सेम हैं जो हमने कंपल्सरी वाइंडिंग अप के कॉन्सिक्वेंसेस में किए थे। डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑन स्टेटस ऑफ कंपनी। स्टेटस यानी कंपनी का अस्तित्व। जब किसी कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में कंपनी सबसे पहले तो अपना बिजनेस करना बंद कर देगी। दूसरा केस, बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है अगर वाइंडिंग अप की कार्यवाही चलने तक कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यू रखना प्रॉफिटेबल है तो हम कंटिन्यू भी रख सकते हैं। यानी कि कंपनी का एग्जिस्टेंस तब तक बना रहेगा जब तक वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। सेकंड है बोर्ड की पावर्स। सॉरी बच्चे, यहाँ पे ई रह गया मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। बोर्ड्स पावर्स टू सीज, रोकना। क्या रोक सकते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। यानी कि जैसे ही किसी कंपनी ने अपने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर लिया, हम वॉलंटरी की बात कर रहे हैं, तो अब वो राइट्स किसके पास आ जाएंगे? लिक्विडेटर के पास, क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। तो बोर्ड की शक्तियाँ, यानी कि जैसे ही आप किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देते हो, उसके अपॉइंट करते ही कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, जो भी कंपनी का इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनके वो अधिकार समाप्त हो जाते हैं। वो सारे अधिकार लिक्विडेटर के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर लिक्विडेटर चाहे या कंपनी ने अपनी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में पास कर लिया है, वहाँ पे अपनी सहमति बना ली है, तो कंपनी के लिक्विडेटर के साथ साथ वाइंडिंग अप के केस में ये क्रेडिटर्स भी या इंस्पेक्शन कमेटी के साथ साथ, लिक्विडेटर के साथ साथ कंपनी के क्रेडिटर्स भी कंपनी के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नोटिस देना। किस चीज़ का? डिस्चार्ज, हटाना ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। जैसे किसी कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हट जाएंगे, हम ऐसा नहीं मान सकते। परंतु जब कंपनी अगर दिवालिया हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो माना जाएगा कि कर्मचारी को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, तभी कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा? अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आप उनको जो उनका सेवा का टाइम है, उनकी सर्विसेज का जो टाइम आपने बनाया था उससे पहले ही हटा रहे हो तो आप उनको कंपेंसेट करोगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज स्टे ऑफ एक्शंस। अच्छा बच्चे, इस पॉइंट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को भी हटाया जा रहा है, और अगर उनको टाइम से पहले हटा रहे हैं तो उनको हम कंपेंसेट करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा केस भी आता है। अगर हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, उसका पर्पज़ एमेलगमेशन करना है, किसी के साथ मर्जर करना है या कंपनी को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हम हटा रहे हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ फिर हमारी उस नई न्यूली कंस्ट्रक्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। तो जब वो कंपनी नई बन गई तो एम्प्लॉयज़ भले ही आप वही रख लो, लेकिन उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टे ऑफ एक्शंस की।
हमने एनसीएलटी वाले केस में पढ़ा था कि एनसीएलटी के पास अधिकार है कि अगर कंपनी पर पहले से ही कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो एनसीएलटी उसको रोक सकता है, वो अब कंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन वॉलेंटरी में ऐसा नहीं है। जब आप वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हो तो इस केस में कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई भी काम है, कोई केस चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एनसीएलटी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये मेंबर्स या क्रेडिटर्स तो अपनी मर्जी से कंपनी को वाइंडिंग अप कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 322 धारा 322 कहती है कि अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन देता है तो ट्रिब्यूनल उन शर्तों के अनुसार, अगर ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है, तो वो उन कानूनी कार्रवाइयों पे रोक लगा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, बांट देना प्रॉपर्टीज़ को। कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में कंपनी की जो एसेट्स हैं, सबसे पहले तो उनको हम, जो हमारी अर्जेंट पेमेंट्स हैं, जिनको पे करना नेसेसिटी है, प्रायोरिटी है, पहले तो उनको देंगे। और उसके बाद जो बची हुई लायबिलिटीज़ हैं उनको प्रोपोर्शनेट दे देंगे, यानी जितनी एसेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली देते चले जाएंगे। अब हमने कैसे देना है, हमारे आर्टिकल्स में सब कुछ मेंशन होता है। आर्टिकल्स में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एम्प्लॉयज़ के आपके मेंबर्स के या आपके शेयर होल्डर्स के जैसे जैसे अधिकार हैं तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लास्ट इज नोटिफिकेशन, अधिसूचना, किस चीज़ की, लिक्विडेशन की। कंपनी या उसके लिक्विडेटर या कोई रिसीवर या फिर कंपनी की एसेट्स को जो भी मैनेज कर रहा है, कोई मैनेजर है, वो जो भी बिल वगैरह इशू किया जाएगा या जो भी कमर्शियल पेपर अगर कोई है, उस पर हम स्पेसिफिक तरीके से लिखेंगे कि कंपनी को हम लिक्विडेट कर रहे हैं, कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं। और ये लिखना हर कंपनी के लिए ज़रूरी होगा, हर तरह के समापन पर, चाहे वो वाइंडिंग अप लिक्विडेट कंपल्सरी हो या फिर वॉलेंटरी हो। तो आप एक जो नोटिफिकेशन देंगे उसमें आप ज़रूर लिखेंगे, यानी कि एसेट्स को जब भी बेचा जाएगा तो क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि एसेट्स आप बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, आप लिक्विडेशन के लिए बेच रहे हो। ठीक है बच्चे, तो ये हमने क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने कहा वॉलेंटरी वाइंडिंग अप क्या है। 2 पार्ट्स थे वाइंडिंग अप के, पहला कंपल्सरी बाय एनसीएलटी, दूसरा था वॉलेंटरी जो कि मेंबर्स या सदस्य अपनी मर्जी से कर लेते हैं, क्रेडिटर्स भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा सर्कमस्टांसेस, किन परिस्थितियों में जब भी कोई कंपनी चाहे तभी अपने आप का ऐच्छिक समापन कर सकती है। 2 तरीके से कर सकती है, विशेष प्रस्ताव द्वारा और साधारण प्रस्ताव द्वारा। फिर हमने परिणामों की बात की, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के। कंपनी का अस्तित्व, कंपनी की शक्तियां बंद हो जाती हैं, लिक्विडेटर के अपॉइंट होते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, कंपनी के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को हटाने का नोटिस नहीं माना जाता, जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वो रोक दी जाती है, कंपनी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंपनी के मेंबर्स और लेनदारों के बीच में। पहले प्रायोरिटी सेट की जाएगी, जिनको देना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे डिवेंचर होल्डर्स, सबसे पहले उनको दिया जाएगा और उसके बाद रैंकिंग की जाएगी कि कौन से क्रेडिटर को कब देना है। उसके बाद आप जब लिक्विडेशन कर रहे हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको देना ज़रूरी है। कंपनी के हर बिल, हर ऑर्डर, हर कमर्शियल पेपर पर या कंपनी के एसेट्स को बेचने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, रिसीवर है, वो भी कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे लिख देगा कि कंपनी इज़ बीइंग वाइंड अप। अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा, अगर इन सब को फॉलो करने में आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो तो जिस पर्सन ने डिफ़ॉल्ट किया वो पर्सन या फिर जानबूझ के कोई पर्सन, कोई मैनेजर ऐसी अथॉरिटी दे देता है कि आप ऐसा फ्रॉड कर लो जानबूझ के, तो पर डे 5000 तक का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप। कौन से वाला, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप।